एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यस, आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ, तो जो कि आज इतिहास का है। और जो पर्टिकुलर मतलब हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो इतिहास का है और काफ़ी फेमस टॉपिक है। बहुत बार यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी जैसे यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे एग्जाम्स में इसको पूछा जाता है। साथ में कॉलेजेस वगैरह में ये टॉपिक काफ़ी है। खासकर जैसे अगर मैं बोलूँ कि सेकेंड सेमेस्टर है, जिनका जिनका जेनरिक हो या जनरल हो, जो सेकंड सेमेस्टर के हैं, सेकंड सेमेस्टर जिनका है उनका ये एक टॉपिक है, बड़ा ही पॉपुलर टॉपिक है जो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, जैसे बीबीएमकेयू और वीबीयू। इनका जो सेकंड सेमेस्टर है उनका एक पर्टिकुलर टॉपिक है जिनका सब्जेक्ट जनरल मतलब हिस्ट्री, या फिर जिनका जेनरिक है उनका इक्ता सिस्टम बहुत फेमस है। तो आज उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और इसका पूरा एनालिसिस करेंगे फुल डिटेल में। तो बने रहिए वीडियो के साथ, ठीक है। चलिए, आज का जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। पहले जानते हैं कि इक्ता सिस्टम क्या है, यानी कि जो वीडियो स्टार्ट होगा वो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होगा। तो चलिए, इक्ता सिस्टम इज एन अरेबिक वर्ड। इट्स एन अरेबिक वर्ड है, ठीक। इक्ता जो वर्ड है वो एक अरेबिक वर्ड है, denoting a sort of administrative regional unit. It is usually considered equivalent to province. Initially, the Delhi Sultans had divided their empire into several इक्तास। जो दिल्ली सुल्तान्स थे उन्होंने अपने एम्पायर को बहुत सारे इक्ताज में या फिर प्रोविंसेस में डिवाइड किया हुआ था और स्फेयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पुट देम अंडर द चार्जेस ऑफ ऑफिसर्स कॉल्ड इकदार्स। यानी कि जो दिल्ली के सुल्तान थे, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा यहाँ स्पेस लेना चाहूँगी। जैसे कि यहाँ पर ये जो दिल्ली के जो सुल्तान है ना, इन्होंने क्या करा था, इन्होंने पार्ट बाई क्या करा था, डिवाइड करके रखा था अपने एम्पायर को। और वो एम्पायर को जो डिवाइड किया था वो इक्ताज में था। और इक्ताज का देखभाल करने के लिए जिनको अपॉइंट किया गया था, आप इंग्लिश में बोलो तो गवर्नर, और फिर से अगर अरबिक वर्ड में बोलना चाहो तो इकदार्स बोला जाता था, जो उन इक्ताज का मैनेजमेंट या फिर एडमिनिस्ट्रेशन को संभालता था। द नंबर ऑफ इक्ताज वॉज नॉट फिक्स्ड। तो कितने एम्पायर को कितने भागों में बांटा गया था ये फिक्स्ड नहीं था। देयर वॉज नो यूनिफॉर्मिटी इन देयर एडमिनिस्ट्रेशन। उनके एडमिनिस्ट्रेशन में कोई यूनिफॉर्मिटी भी नहीं थी। बिसाइड्स इकदार, अदर नेम्स ऑफ द हेड्स, जो गवर्नर बोला, जो इकदार बोला, बहुत सारे उनके नाम भी थे। मतलब आप जैसे कि इकदार के नाम से जाने, गवर्नर के नाम से जाने, तो उनके अदर नाम्स क्या थे हेड के, ऑफ एन इक्ताज के। तो आप नाइब सुल्तान बोल सकते हैं उनको, नाजिम बोल सकते हैं और वाली बोल सकते हैं। हर एक इक्ता, ईच इक्ता वॉज अंडर द चार्ज ऑफ एन एक्सपीरियंस जनरल। हर एक इक्ता यानी कि हर एक प्रोविंस, हर एक क्षेत्र, वो क्या होता था, एक एक्सपीरियंस है यानी कि एक अनुभवी जनरल के अंडर होता था। हु जनरली वॉज द मेंबर ऑफ द रॉयल फैमिली, जो कि शाही परिवार से था, या और अ नोटेबल अमीर, या फिर नोबल एंड कन्फाइनमेंट ऑफ द सुल्तान, ऐसा था। यानी कि प्रोविंस का देखभाल किसी अनुभवी जनरल को दे रखा था जो अच्छे फैमिली से, रसाही फैमिली से बिलोंग करता था, करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट है कि ड्यूटीज़ एंड पावर ऑफ द इकदार्स, यानी कि जो इकदार्स के देखभाल करते थे मैनेजमेंट को, तो उनके ड्यूटीज़ और उनके पावर्स क्या थे। ड्यूटीज़ और पावर का किसका, इकदार का, ठीक। ही वॉज अंडर द सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। वो किसके अंडर में था, सुपरविजन के अंडर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर था। एंड कैरिड ऑन ऑर्डर्स ऑफ द सुल्तान, और जो भी सुल्तान ऑर्डर करे वो उसको कैरी फॉरवर्ड करता था और उस पर अमल करता था। सेकेंड, ही एन्जॉय द सेम पावर्स इन द प्रोविंस एज सुल्तान एन्जॉयड द एम्पायर। जैसे कि एक सुल्तान एम्पायर में एन्जॉय करता है अपने पावर को, ठीक जो इकदार थे वो एन्जॉय करते थे अपने पावर को, कहाँ पर, प्रोविंस में, यानी कि क्षेत्र में। थर्ड, he maintained large armies and was required to send the same when asked by the sultan। और वो बड़ा एक आर्मी मैनेज करता था, मेंटेन करता था, और जब भी उसको ऐसा बोला जाता था सुल्तान के थ्रू, वो क्या करता था, आर्मीज को भेज देता था सुल्तान की मदद करने के लिए या फिर उनको प्रोटेक्शन देने के लिए। फोर्थ,
He maintained order in the territory under his charge and protected the life and property of the people. Obviously, अगर आप मैनेजमेंट संभाल रहे हो तो आपको उस टेरिटरी का चार्ज और जो लोग हैं वहाँ की प्रॉपर्टी, उनका लाइफ, उनके सामान, इन सब का देखभाल करना भी आप ही का राइट बनता है. करेक्ट. फिफ्थ, ही अपॉइंट सोल्जर्स इन हिज आर्मी. वो क्या करते थे, वे सोल्जर्स को भी अपॉइंट कर सकते थे अपने आर्मीज में. 6 नंबर जो है उनके जो पावर्स हैं उसमें कि ही कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम द पीपल ऑफ हिज टेरिटरी. और वो क्या कलेक्ट करते थे, रेवेन्यू कहाँ से कलेक्ट करते थे, जो कि उस जगह के जो वासिंदार थे, जो लोग थे उस टेरिटरी में, उनसे रेवेन्यू इकट्ठा करते थे इन अ फॉर्म ऑफ टैक्स के रूप में. ठीक. तो जो 7वां पॉइंट है उसको देख लेते हैं कि फ्रॉम द रेवेन्यू दस कलेक्टेड ही एडमिनिस्ट्रेटेड एक्सपेंडिचर, यानी कि जो भी खर्चे हैं ऑन द मेंटेनेंस ऑफ हिज आर्मी, क्योंकि आर्मी को मेंटेन करने के लिए खर्चा करना पड़ता था. उनके पेमेंट एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव और भी प्रबंधक के काम होते थे जहाँ पर खर्चे किए जाते थे. कुछ डिपॉजिटेड होता था जो कि रेस्ट ऑफ द स्टेट ट्रेजरी में चला जाता था, यानी कि स्टेट के खजाने में जो भी रेस्ट ऑफ द अमाउंट बच जाता था, जो कि कलेक्शन किया जाता था रेवेन्यू या फिर टैक्स के रूप में, तो कुछ तो खर्चे कर दिए जाते थे और कुछ ट्रेजर में चला जाता था, शाही खजाने में. 8वां जो पॉइंट है कि ही सेंट ईयरली रिपोर्ट ऑफ हिज इनकम एंड एक्सपेंडिचर टू द सेंटर. अब ये क्या करता था कि ईयरली यानी कि सालाना रिपोर्ट भेजता था, किसका, इनकम का और अपने खर्चों का. किसको, सेंटर को, यानी कि सुल्तान को, जो दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे, क्योंकि इन्होंने ही बांट रखा था ना अपने एम्पायर को इकताज में. तो वो इकदार्स क्या करते थे कि अपने इनकम और अपने खर्चे बैक टू रिपोर्ट बनाकर सुल्तान को भेज देते थे. चलिए इसके तहत नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि रेस्ट्रिक्शंस ऑन द इकदार. उनके रेस्ट्रिक्शंस क्या थे इकतदार के. द इकतदार डिडंट ऑलवेज एंजॉय हेरिडिटरी पावर्स, यानी कि जनरेशन टू जनरेशन वो अपने पावर्स को एंजॉय नहीं किया करते थे. द सुल्तान कुड टेक बैक इक्ता फ्रॉम हिम वेन एवर ही प्लीज्ड. और जब भी उनको ऐसा लगता था वो इक्ता का पावर उनसे वापस ले लेते थे. फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ भी उनको वैसा लगा कि हाँ थोड़ा सा वैसा लग रहा है कि इसने कुछ बुरा किया, फिर उनके मन लायक काम नहीं करा, तो फिर वो उनका पावर वापस कर ले लेते थे. द इकदार वॉज लाइबल टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इवन उनके ट्रांसफ़र भी होते थे, कि वन प्लेस टू अनदर उनका ट्रांसफ़र या फिर तबादला हो जाता था. थर्ड, he could not engage himself in war of extension without the prior approval of the sultan. वो खुद को engage नहीं कर सकते थे war of extension में जब तक उसको सुल्तान ने परमिशन ना दी हो या फिर उन्होंने सुल्तान से परमिशन ना मांगी हो. फोर्थ, ही वॉज रिक्वायर्ड टू सेंड अ पार्ट ऑफ द बूटी टू द सुल्तान. उसको बस एक पार्ट भेजने का पावर था. द एलिफेंट्स एंड द मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली कैप्चर्ड ड्यूरिंग वॉर्स वेयर टू बी सेंट टू द सुल्तान. और जो भी वॉर में जो भी एलिफेंट्स जो भी मतलब कैप्चर किए जाते थे शाही परिवार से वॉर के दौरान, वो उनको कहाँ सेंट टू द सुल्तान को भेज दिया जाता था. ही वॉज नॉट अलाउड टू होल्ड हिज ओन कोर्ट. उनका अपना कोई कोर्ट वगैरह नहीं होता था. ही कुडंट यूज़ अ कैनोपी और रॉयल एम्बलम. और वो कोई भी कैनोपी या फिर शाही जो निशान है वो कुछ एम्बलम टाइप का नहीं लगा सकते थे. नेक्स्ट टॉपिक है कि उसी टॉपिक में कि ड्यूरिंग द रूल ऑफ वीक सुल्तान, जब कोई कमज़ोर सुल्तान आए, द इकदार्स वेयर टेम्प्टेड टू एंजॉय मोर पावर्स. ओबियसली अगर आपका सुल्तान कमज़ोर है तो उसके नीचे जो भी हैं वो क्या कर लेते हैं, मोर पावर एंजॉय करने लगते हैं. दे इवन केप्ट एलिफेंट्स एंड एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ऑफ द सुल्तान. वो फिर हाथी और जितने भी शाही चीज़ें हैं वो रखने लगते हैं, प्रिविलेज होने लगते हैं जो कि सुल्तान लोगों के पास होता था, क्योंकि भाई सुल्तान तो कमज़ोर है. तो 2 कैटेगरीज ऑफ इक्ताज होते थे ड्यूरिंग द रिजीन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी. द इक्ताज वेयर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. करेक्ट. किसके रिजीन में, अलाउद्दीन खिलजी के रिजीन में. पहला, इक्ताज विच हैड बीन अंडर द दिल्ली, जो इक्ताज दिल्ली के अंडर था सुल्तान फ्रॉम वेरी बिगनिंग. दूसरा, द टेरिटरीज ब्रॉट अंडर द कंट्रोल बाय अलाउद्दीन खिलजी. अलाउद्दीन खिलजी के अंडर में जो टेरिटरीज थे वो. तो थोड़ा सा इसके डिटेल में पढ़ते हैं.
द मुक्तिस और द वॉलीज दैट इज द इकदार्स ऑफ द सेकेंड कैटेगरी, यानी कि ये खिलजी वाला सेकेंड कैटेगरी वेर गिवन मोर पार्ट सो दैट दे न्यूली एक्वायर्ड टेरिटरीज कुड बी ब्रॉट अबाउट अंडर मोर इफेक्टिव कंट्रोल. Next, beside the Iqdars, there were several other officers of the central government. इक़्तिदार तो थे ही, साथ में और भी बड़े ऑफिसर्स थे सेंट्रल गवर्नमेंट के. द इफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ एन इकदार डिपेंडेंट किस पर डिपेंड करता था? ऑन द पावर ऑफ द सुल्तान ऑन द वन हैंड एंड ऑन द अदर हैंड ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ द इकतदार. जो उसका फंक्शनिंग है जो इकता का, वो डिपेंड करता था कि सुल्तान का क्या पावर है एक हाथ में और दूसरे हाथ में कि कितना कैपेबल है वो इकतदार. ठीक, तो डिवीज़न ऑफ इकताज इनटू यूनिट्स, उसको इकाइयों में डिवाइड किया गया था. In due course, the Iktas were divided into smaller units called shiks, parganas, and the villages. The head of the Sikh was called Sikhdar. Important officials of a parganas were the Amil or Munsif, the treasurer, and the Kwanango. ये था डिवीज़न किसका? इकताज में, क्योंकि इनको छोटी सी इकाइयों में बांट दिया गया था. तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन क्या था? The village, the smallest unit of administration, was administrated by local hereditary officers, यानी कि जनरेशन टू जनरेशन ऑफिसर्स हैंडल करते थे. एंड द पंचायत ऑफ द विलेज, यानी कि ये छोटा सा यूनिट का बात कर रहा है जो कि विलेजेस हैं, गांव. द पंचायत लुकड आफ्टर द एजुकेशन, जो पंचायत थे वो किसको लुक आफ्टर करते थे? एजुकेशन, सैनिटेशन यानी कि साफ सफाई एक्सेट्रा. इट ऑल्सो एक्ट एज एन जुडिशियल बॉडी, किसी के साथ कुछ हुआ न्याय तो इंसाफ वगैरह कराना, ये भी पंचायत. क्योंकि हम देखते हैं कि ग्राम पंचायत में ऐसे बहुत सारे मुखिया वगैरह बैठे रहते हैं जो न्याय, एजुकेशन, साफ सफाई ये सब का वो करते हैं, मतलब उनके ऊपर ही ये सब दामोदार रहता है. द चौधरीज, द पटवारीज, द खुट, द मुकद्दम एंड द चंकीदारीज वेयर द हेरिडिटरी ऑफिसर्स. जनरेशन टू जनरेशन ऑफिसर्स थे कहाँ पर? विलेज में, जो कि मदद करते थे इन द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, यानी कि टैक्स कलेक्शन में ये सब मदद करते थे. तो ये तो था इकता सिस्टम के बारे में. ओवरऑल पूरा एनालिसिस मैंने जितना संभव हुआ किया ताकि उन बच्चों को मदद हो जाए जिनके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और वो अच्छे स्कोर करें. क्योंकि अगर ऐसे उन्होंने टॉपिक वाइज, पॉइंट वाइज अपने आंसर को अच्छे से डेकोरेट करते हुए प्रेजेंट करा तो होपफुली उनको मार्क्स अच्छे आएंगे. क्योंकि जो टॉपिक है इकता सिस्टम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. मतलब अगर मुझे इसको मार्क करना हो तो मैं इसको 3 स्टार तो मार्क करूँगी ही करूँगी, क्योंकि ये इसके आने के चांसेस बहुत हैं. तो इसके पूरे ओवरऑल एनालिसिस आपको कैसा लगा कमेंट के थ्रू बताइएगा. थैंक यू.